गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आपका आईसीसीआर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आप पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स विष्णु सर के साथ। अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मंच पर मिल रही है साइंस फैकल्टी भी। उसी मंच पर अब आपको दोनों सब्जेक्ट मिलने का सुनहरा मौका मिला है। तो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने एक क्लास साइंस की ली है। साइंस में हमने आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हमने 2-3 टॉपिक आपको पढ़ाए थे। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं उसके आगे। चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और तो चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस दौरान जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो अभिकारक होते हैं वो मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। फिर होता है हमारे पास रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लो ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन। तो रासायनिक, तो इसको जलाने पर हमारे पास बनता है MgO। तो ये मैग्नीशियम है, ये हमारे पास है ऑक्सीजन। इन दोनों को जलाया, मैग्नीशियम रिबन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीज की जो रिबन है इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी रही रासायनिक समीकरण हमारे पास। तो जो रासायनिक समीकरण में क्या होती है कि जो अभिकारक होते हैं उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। क्या, किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का। फिर उत्पाद और अभिकारकों के मध्य एक एरो, तीर का निशान लगाया जाता है। जो तीर का जो है आगे वाला मुंह है उत्पाद की ओर इशारा करता है। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रासायनिक कोई भी समीकरण होती है उसको हम संतुलित कैसे करते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, 2। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, 1। अब यहाँ पे ऑक्सीजन यानी, तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का नियम क्या कहता है कि पिछले कक्षा में हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। उसी प्रकार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जितनी संख्या में अभिकारक भाग लेते हैं उतनी संख्या में हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसे Mg यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। अर्थात किसी भी संरक्षण, कोई भी कंजर्वेशन जो लॉ है, संरक्षण का जो नियम है, तो वो ये कहता है कि जितनी संख्या में कोई भी चीज किसी अभिक्रिया में या कहीं भी भाग ले रहे तो उतनी संख्या में वो हमको एज इट इज प्राप्त हो जाती है। तो अभिकारक यहाँ पे मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, Mg तो 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लिया लेकिन 1 मिला, तो हमको ऑक्सीजन इधर भी कितना करना पड़ेगा, 2। इसके लिए हम इसका किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। ठीक है,
तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर भी 2, इधर भी, लेकिन मैग्नीशियम इधर कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना 1, तो इसको भी अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण जो है LHS इक्वल RHS, ये रासायनिक जो समीकरण है वो हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा, तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया, हमने ये भी पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको 4 प्रकार की चीजें हैं वो उसमें परिवर्तन करती है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन, ये 4 प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़े थे रासायनिक समीकरणों के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। तो उसमें पहला हमने पढ़ लिया था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाते हैं, नहीं 2 के संयोजन से एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे ये है हमारे पास CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो नाम है ये है बिना भुजा चूना। ये है हमारे पास जल, इसकी रिएक्शन की तो क्या बन गया, ये बन गया भुजा हुआ चूना। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना, इसकी अभिक्रिया जल से करवाई तो ये क्या बन गया, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो इतना हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद नेक्स्ट आज हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का जो अगला प्रकार है, सेकंड जो है संयोजन के बाद आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के बाद में हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब एक पदार्थ टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जब एक कोई भी सब्सटेंस यानी जो पदार्थ है वो टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक कोई पदार्थ टूट कर एक नया पदार्थ बनाता है, जैसे CaCO3 CaO प्लस Ca2, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बन जाता, ये वही वापस से जो हमने पढ़ा था अभी, बुझा हुआ चूना, और ये है कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। CaCO3 जब इसका वियोजन किया गया तो CaO प्लस CO2 बिना वो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। ये हो गई हमारी वियोजन अभिक्रिया।
इसके बाद वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, और एक और आती है उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जब कोई भी धातु है या कोई भी पदार्थ है, जब अधिक क्रियाशील जो तत्व, कम क्रियाशील तत्व के जो विलयन होता है, विलयन में से अधिक क्रिया, जैसे किसी भी चीज का या पदार्थ का तत्व कोई विलयन बना हुआ है, किसी पदार्थ का कोई विलयन है, उसमें यदि उस पदार्थ से अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व अगर डाल दिया जाएगा तो वो विलयन में से उस पदार्थ को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी दो कमजोर व्यक्ति हैं और एक मतलब उससे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होगा, तो अगर वो दोनों, उनके बीच में कोई भी बात हो रही है या कुछ झगड़ा हो रहा है, तो यदि मान लो यदि उस उनमें से अगर एक व्यक्ति, उससे ज्यादा ताकतवर यदि कोई इंसान आ जाएगा तो उनको क्या कर देगा, वो अलग कर देगा और खुद अपना संबंध बना लेगा। यानी तो यही होता है इसमें कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कमजोर व्यक्ति का कोई मान लो बंधन है या रिश्ता, मतलब किसी के साथ, तो यदि ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होगा तो उस बॉन्ड को क्या कर देगा, जो बंधन है उसको तोड़ देता है। तो उसी तरह जैसे कोई तत्व या पदार्थ का जो कोई विलयन है, तो यदि उस तत्व से अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व अगर आ जाता है तो विलयन में से उस कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये है हमने थर्ड वन है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व विलयन में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे यह है Zn प्लस CuSO4, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये हमारे पास जिंक है, ठीक है, और ये है कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट। ये हो गया हमारा, ये हो गया जिंक सल्फेट, ये हमारा कॉपर, जिसको हम कह सकते हैं तांबा। ठीक है, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो विलयन किसका था, CuSO4 यानी तांबा, जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट का विलयन था। उस विलयन में हमने किसको डाला, जिंक को। तो जिंक की जो क्रियाशीलता होती है वो Cu से ज्यादा होती है। अब जिंक की क्रियाशीलता Cu से ज्यादा है, तो जिंक को जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेगा तो ये कॉपर को यहां से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और SO4 के साथ क्या बना लेगा, बंध बना लेगा। तो ये बन गया हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये Cu। ऐसे ही यदि हम देखें Fe आयरन, आयरन को भी यदि CuSO4 के विलयन में डाला जाएगा तो वही सेम रिजल्ट हमारे सामने आएगा, FeSO4 प्लस Cu। क्योंकि Fe जो आयरन है इसकी क्रियाशीलता भी Cu कॉपर से ज्यादा होती है, तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu को आसानी से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 इसकी जो रिएक्शन हुई उससे हमको मिलेगा FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि Fe की क्रियाशीलता यहाँ Cu से ज्यादा है, अतः ये Cu को इसके विलयन में से आसानी से विस्थापित कर देगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील जो तत्व है विलयन में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये बन गया Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 Cu। ये Fe का भी सेम रिजल्ट है, Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली है। पहली फर्स्ट वन हमने पढ़ी संयोजन अभिक्रिया, सेकंड पढ़ी वियोजन, उसके बाद हमने थर्ड पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया। अब लास्ट जो हमारे पास है फोर्थ, वो है द्विविस्थापन
अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन। उसके बाद दूसरी जो थी वो वियोजन थी, उसके बाद आई द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, दो पदार्थ या दो यौगिक जो इधर अभिकारक में भी दो होंगे और उत्पाद में भी दो होंगे, ठीक है, दो दो पदार्थ होते हैं दोनों तरफ। तो इसमें क्या होता है कि जो दो दो पदार्थों में दोनों आपस में जो बंधन होता है वो एक एक तत्व दोनों में से अलग होकर दूसरे के साथ में बंध बना लेता है, यानी दोनों पदार्थों में से एक एक तत्व विस्थापित हो जाता है और दूसरे के साथ में बंध बना लेता है। तो इसमें इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विस्थापन में तो एक ही तत्व जा रहा था इसलिए उसका नाम क्या था, विस्थापन। अब इसमें दोनों तत्व आपस में एक दूसरे से अलग होकर दूसरे तत्व के साथ में बंध बना लेते हैं, अतः इसमें दोनों तत्वों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। ये है हमारे पास Na2SO4, इसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट। ये है बेरियम क्लोराइड। ये है हमारे पास रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो हो गया बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, NaCl का सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, नमक। जो नमक हम खाते हैं वो यही है, NaCl। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों जो तत्व होते हैं उनका एक एक तत्व जो बॉन्ड है आपस में टूट जाता है और दूसरे तत्व के साथ संबंध बना लेता है, बंधन बना लेता है। तो दोनों तत्वों विस्थापित होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये सोडियम सल्फेट था, ये बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों आपस में टूट गए यहां से, ठीक है। तो Na होता है, ये तो Na प्लस के रूप में टूटेगा और SO4 जो है SO4 2 माइनस के रूप में। अब यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस। जब कोई भी यौगिक क्या बनता है तो उनकी जो ये संयोजकता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। जैसे Na की संयोजकता कितनी है, +2 और SO4 की 2 माइनस, तो ये आपस में क्या हो गई, 0, तो बन गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब जैसे यहाँ बेरियम की क्या हो जाएगी, +2 और Cl की होती है -1, तो Cl कितना है यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 और +2 -2 हो जाएगा कैंसिल, तो बन गया बेरियम क्लोराइड। तो कोई भी पदार्थ या यौगिक जो बनता है उस समय उसकी जो संयोजकता हो जाती है वो पूरी टोटल क्या होती है, पूरी यौगिक की 0 होती है संयोजकता। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ देखें बेरियम की +2, SO4 की -2, Na2 है तो +2 और क्लोरीन में हमारे पास 2 है तो -2। तो इस तरह ये टूटा, क्योंकि प्लस माइनस जो होते हैं आपस में टूटेंगे। Na टूटेगा प्लस के रूप में, Na2 प्लस, SO4 टूटेगा 2 माइनस के रूप में, तो Na2SO4 2 माइनस। और बेरियम क्लोराइड ये इसकी +2, क्लोरीन की -1, 2 क्लोरीन है -2, तो ये बना था, यहां से टूट जाएगा ये BaCl2। अब देखो यहाँ पे इस हमेशा जो पदार्थ बनेगा प्लस और माइनस मिलकर के ही बनेगा। जैसे यहाँ पे Na प्लस है तो प्लस इसके साथ तो पहले से था माइनस के साथ। अब दूसरा इसमें चलते हैं, इस वाले यौगिक में माइनस कौन सा, Cl, तो ये Ba के साथ नहीं जुड़े क्योंकि ये प्लस है, जुड़ेगा किसके साथ, Cl माइनस के साथ। तो Na कितना है 2 और क्लोरीन भी यहाँ कितना 2, तो यहाँ बन गया 2 NaCl प्लस माइनस। आवेश क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार Ba+2 और SO4 -2, तो ये प्लस इस माइनस वाले के साथ मिलके BaSO4। कभी भी Na वापस से Ba प्लस के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है और इसके साथ में तो पहले से इसका बॉन्ड बना हुआ था। तो यहां से जब टूटा तो प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, तो सोडियम सल्फेट टूटा और बेरियम क्लोराइड दोनों टूटे, तो यहां से बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो हमने
रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, रासायनिक समीकरण पढ़ी, उनको संतुलित कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल्स हमने देखे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये 4 प्रकार की होती है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि विलयन में जो कम क्रियाशील तत्व है तो उसके जो विलयन होता है उसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व आकर उसको विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के दूसरे अलग 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों पदार्थ आपस में टूटकर दूसरे पदार्थ के साथ बंधन बना लेते हैं, इसमें दोनों पदार्थों का विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण को संतुलित करना और अभिक्रियाओं के प्रकार हमारे खत्म हुए। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है, उसका नाम है संचारण। ठीक है, संचारण। तो देखो संचारण क्या होता है, इसको देसी भाषा में जैसे हम बोल सकते हैं जंग लगना। ठीक है, संचारण का मतलब क्या होता है, जंग लगना। किसी भी पदार्थ पर, जैसे लोहा है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, तो इनको क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ को हम जैसे खुली हवा में, नमी में, क्षारीयता अम्लता के संपर्क में या आर्द्रता में खुली हवा में छोड़ते हैं, खुली हवा में नमी के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में आने पर उस पे जंग जैसा कुछ लग जाता है, तो वही होता है संचारण। यानी संचारित होने लगती है वो वस्तु, उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं संचारण का नाम देते हैं, क्योंकि उसका जो धीरे धीरे वो वस्तु जो धातु है वो क्या होती है, कमजोर होती है। जैसे लोहा है, लोहे को खुली हवा में हम छोड़ देंगे तो वायुमंडलीय नमी व आर्द्रता के साथ में वो क्रिया करके क्या कर लेता है, जंग का निर्माण हो जाता है लोहे पर। ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो उसकी जो लोहा है उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, कमजोर होने लग जाता है वो। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे चांदी है, चांदी भी धीरे धीरे खुली हवा में ऐसे नमी आर्द्रता के संपर्क में आती है, उस पर हल्की हल्की काले रंग की क्या आ जाती है, परत आ जाती है, तो चांदी भी काली हो जाती है। और जैसे तांबा है, तांबे के बर्तनों पर पीली हरे रंग की लेयर आ जाती है। ठीक है, तो किसी भी धातु का या पदार्थ का खुली हवा में नमी आर्द्रता के संपर्क में आने पर उसके स्वभाव में, उसके गुण में क्या होने लग जाता है, परिवर्तन होने लग जाता है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे या पीतल की वस्तुओं पर हरे रंग की परत का आना, तो ये सभी वस्तुएं क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है, इससे इनके गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है इनकी। तो इसी प्रकार से उन क्या, ये होता है हमारा संचारण। संचारण की वजह से धातु ये क्या होती है, कमजोर होने लग जाती है। जैसे अगर, और जो संचारण कब होता है कि मतलब कोई भी जो वस्तु मिलावट की वजह से जब बनती है तो वो क्या होती है, उसमें संचारण होता है। यदि कोई भी धातु अगर शुद्ध है, शुद्ध उसमें कभी भी संचारित नहीं होती। जैसे अगर शुद्ध सोना होगा तो उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा, लेकिन यदि उसमें कुछ मिलावट होगी तब उसके ऊपर ये संचारण वाली जो अभिक्रिया है वो लागू होती है। जैसे मान लो लोहा है और लोहे पर, ये बात ध्यान रखना है, जैसे लोहा यदि लोहे पर जंग लगेगा तो लोहे का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था हमारा संचारण वाला टॉपिक। संचारण में दांतों पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे पर हरे रंग की परत आना। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे कोई भी विकृत गंधिता मतलब गंध यानी खुशबू या कुछ भी गंध होती है, और विकृत यानी बुरी, मतलब कि जैसे कोई भी खाने पीने की सामग्री उसको यदि हम लंबे समय तक रख देते हैं, या तेलीय सामग्री, वसायुक्त कोई भी सामग्री जिसको लंबे समय तक रख देते, तो उसमें एक अजीब तरह की गंध सी आने लगती है, यानी वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे अचार है, उसको यदि हम लंबे समय तक रखे रहते हैं यदि, तो उस पर क्या आती है, फफूंदी से आ जाती है। सब्जी है, उसको रखे रहेंगे तो क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है, उसमें एक अजीब प्रकार से गंध से, वही क्या है, ये हमारी विकृत गंधिता होती है कि खाद्य जो सामग्री होती है इसको लंबे समय तक यदि हम रखे रहते हैं तो इसमें से एक अजीब प्रकार की गंध जो फफूंदी है वो उत्पन्न हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो इसलिए
उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसमें विकृत गंधिता में ये सब चीजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए देखा होगा जैसे पैकेट में कोई भी आते, जैसे चिप्स है, नमकीन है, कोई भी बिस्किट है, तो यदि इनमें क्या होता है, इनको खराब होने से बचाने के लिए इनके पैकेट्स में हम कौन सी गैस भरते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का भरना, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह किसका उपयोग करते हैं हम, नाइट्रोजन, क्योंकि ये नमी सोखती है। नाइट्रोजन जो गैस है इसका सूत्र होता है N2। गैस है हमेशा द्विलक के रूप में लिखी जाती है, जैसे इसको कभी भी हम N नहीं लिखेंगे, N2 लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन को O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे। हाइड्रोजन इसको H नहीं लिखेंगे, H2, क्योंकि अणु के रूप में हमेशा रहेगी N2। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या है, N2O2 ऑक्सीजन का, H2 हाइड्रोजन का। तो चिप्स के पैकेट है, इनमें हम कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं, ताकि उसके अंदर क्या हो, नमी नहीं हो। यदि नमी होगी तो वो अंदर से सीम सी जाएगी, मतलब उसका जो खाने योग्य सामग्री वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे यदि इस पैकेट को हम फाड़ के अगर खुले में रख देते हैं 1-2 दिन, तो उसमें सीम सी आ जाती है, मतलब वो ताजा नहीं रहती, खराब होने लगती है। ठीक है, उसमें नमी आ जाती है। तो इनको खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ये होती है विकृत गंधिता, कि खाने योग्य जो सामग्री है इनको लंबे समय तक रखने के लिए उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जैसे खाद्य सामग्री, तेल युक्त वसा की सामग्री को यदि लंबे समय तक रखा जाता है तो इनमें अजीब तरह से गंध आती है, इसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने पढ़ी रासायनिक समीकरण, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिकरण। फिर उसी क्रम में हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ा। और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें 4 प्रकार के परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन, ये 4 प्रकार के परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। पहली संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, यानी योग हो रहा है। वियोजन यानी टूटना, वियोग टूट रहा, अलग हो रहे हैं, मतलब जब एक पदार्थ टूटकर नए छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया। जब कम क्रियाशील धातु का जो विलयन होता है उसमें अधिक क्रियाशील धातु डाल दी जाएगी तो कम क्रियाशील धातु क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है विलयन में से, इसे तो उसका विस्थापन होगा, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं वो आपस में जब उनकी क्रिया कराई जाती है तो वो टूट करके 2 अलग नए पदार्थ बना देते हैं, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है, दोनों पदार्थ टूटते हैं और 2 अलग नए पदार्थ बनते हैं, दोनों पदार्थों का विस्थापन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 4 प्रकार की अभिक्रिया होगी। इसके बाद हमने पढ़ा संचारण। संचारण में क्या होता है, जैसे खुली हवा में किसी भी पदार्थ या वस्तु, धातु है, इनको खुला छोड़ देने पर उनकी प्रकृति में, स्वभाव में, गुणों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वो कमजोर होने लगती है, तो उसे कहते हैं हम संचारण। उन पर जैसे लोहे पर जंग का लगना, तांबे पर हरे रंग की परत का आना, चांदी का काला पड़ जाना, तो ये सब संचारण के क्या है, उदाहरण है। और संचारण के फलस्वरूप जो वस्तु, जो धातु है, उसके वजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। लोहे पर जंग लगने की वजह से लोहे के भार, जो वजन, उसमें क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या होगा, कमी होगी, वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगा, तो हमेशा जंग लगने पर उसके भार में क्या होती है, वृद्धि। चांदी का रंग कैसा हो जाता है, काला, और तांबे का रंग कैसा हो जाता है, हरा। फिर हम लास्ट टॉपिक जो था हमने विकृत गंधिता क्या होती है, खाद्य जो सामग्री होती है, तेल या वसा युक्त, इनको जब खुले में छोड़ देते हैं कुछ दिनों बाद इनमें से एक अजीब तरह की गंध सी आने लगती है, उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता, यानी बुरी गंध जो होती है वो होती है विकृत गंधिता। इससे बचाने के लिए जो खाद्य युक्त सामग्री जो आती है, पैकेट में आती है, उसमें हम कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन, ताकि वो नमी को सोख लेती है और लंबे समय तक उनको खाने योग्य बनाए रखती है। तो पैकेट्स में, चिप्स के पैकेट्स, इनमें कौन सी गैस आती है, नाइट्रोजन। यदि उनको हम
पैकेट्स को फाड़ के रख देंगे खुले में, ऐसे खुले करके रख देंगे, तो कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाती है, वापस खराब, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन गैस थी वो निकल जाएगी, तो वापस वो नमी युक्त हो जाएगी, मॉइस्चर हो जाती है, और वो खाने योग्य नहीं रहती। तो ये होती है विकृत गंधिता। इसीलिए इनमें पैकेट्स में कौन सी गैस आती है, नाइट्रोजन, इनको नमी से बचाने के लिए और लंबे समय तक खाने योग्य बनी रहे इसलिए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो खत्म हुआ। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है अगर आप उसको प्रैक्टिस करना, अगर आपको किसी भी समीकरण में या किसी संतुलित करने में किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम अगली क्लास में उसको आपको बताएंगे। और अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। IC4 क्लासेस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पे अब आपको मैथ के साथ में साइंस भी मिल रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर देखेंगे साइंस का। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।